हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने रेनेसा के बारे में पढ़ लिया था कि वो कहाँ कहाँ तक फैला और क्या है रेनेसा। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे कॉजेज फॉर द एडवेंट एंड ग्रोथ ऑफ रेनेसा। एडवेंट मतलब होता है आना, कि रेनेसा का क्यों आना हुआ। एडवेंट मतलब आना, और उस रेनेसा में कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे कैसे बढ़ा रेनेसा। तो फर्स्ट कॉज था इसका द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द टर्क्स। टर्क्स होते हैं तुर्की के लोग। टर्क्स के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल एक सिटी का नाम है, सिटी को कैप्चर किया गया। इसमें एक ऑटोमन टर्क्स था जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया। कॉन्स्टेंटिनोपल को आज के समय में हम इस्तांबुल बोलते हैं, ठीक है, इस्तांबुल, और इसकी कैपिटल है बीजेंटाइन, ठीक है। तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले ये क्रिश्चियन के हाथों में था। कौन था? कॉन्स्टेंटिनोपल। और अब टर्क्स के, फिर उसके बाद टर्क्स के लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया, यानी कि अपने हवाले कर लिया। और इसमें जो इसकी जो लाइब्रेरी थी उसमें बड़े बड़े जो महान राइटर थे ग्रीक और रोमन के, उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट भी थी उस लाइब्रेरी में। एंड एज द सीज ऑफ द सिटी बिगिन, जैसे जैसे सिटी में आबादी बढ़ती गई, वो गिरती गई सिटी, तो वहाँ के जो स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स थे वो यूरोप के बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग पार्ट्स में चले गए। उनको जब वो यूरोप के पार्ट्स में गए तो उनको इटली में वेलकम किया गया, इटली में उनका स्वागत किया गया। और वहाँ पे एक जॉर्ज गेस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि जो महान लोग थे उनका इस धरती पर जन्म पहले से हो चुका था उनका जन्म इस धरती पर। और कुछ जो टीचर्स थे उन्होंने इटली के कुछ अलग अलग पार्ट्स में एकेडमीज भी खोली। और एक ग्रीक स्कॉलर थे, क्रिसोलोरस नाम था, क्रिसोलोरस उनका नाम था, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल से ही आए थे। और उन्होंने क्लासिकल ग्रीक स्टडीज को प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया, एंड ओपन अ स्कूल इन फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस में उन्होंने एक स्कूल भी खोला। And hundreds of classical writings which were unknown for centuries, 100 से भी ज़्यादा classical writings जो unknown थी centuries के लिए, वो अब पढ़ी जाने लगी इटली और अदर यूरोपियन कंट्रीज में, वो भी इंटरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये था इसमें फर्स्ट कॉज। सेकेंड था इसमें डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म होता है सबसे पहले डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब होता है पतन, यानी कि समाप्त। डिक्लाइन मतलब पतन हो जाना किसी चीज का, ठीक है, समाप्त हो जाना। फ्यूडलिज्म होता है सामंतवाद। अब सामंतवाद का भी मतलब ये होता है कि बड़े बड़े लोग, ठीक है, बड़े बड़े लोगों का समाप्त हो जाना, ठीक है। क्यों हो जाना? क्योंकि फीड्यूल सिस्टम मैंने आपको बताया था, फीड्यूल सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे जिनकी खुद की ज़मीन हुआ करती थी। वो जो पीजेंट्स और फार्मर वगैरह होते थे उनको वो एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, एक तरह से उनका फायदा उठाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई लैंडलॉर्ड है, उसकी कोई ज़मीन है, कोई फील्ड वगैरह है, ठीक है, और उसकी फील्ड पे कोई फार्मर वगैरह काम करता है, किराए पे दे रखा है उसने, और वो उनसे मतलब जितने पैसे उसको देने चाहिए उससे वो कम पैसे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो उसका शोषण कर रहे हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ये होता है एक्सप्लॉइटेड। The feudal system was opposed to progress and social mobility. There was no freedom or equality of rights under this system. इस सिस्टम में ना किसी को फ्रीडम थी, ना किसी को राइट था इक्वलिटी का, ठीक है, किसी को आज़ादी भी नहीं थी। The decline of feudalism in the 13th and 14th century developed the habit of free thinking. यानी कि जब फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ तो 13 और 14 सेंचुरी के बीच में, तो एक हैबिट बनाई गई फ्री थिंकिंग की, जो कि डेवलप हो गई फिर, ठीक है, यानी कि खुले अंदाज में सोचने की हैबिट बनाई गई लोगों की, ठीक है। और इससे क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट आए फील्ड, किस किस फील्ड में? आर्ट फील्ड में, लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसॉफी।
इन सब फील्ड में क्या है, डेवलपमेंट आ रहे हैं। अब थर्ड है इसका कॉज, न्यू ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड द ईस्ट। ईस्ट और यूरोप के बीच में रास्ते बनवाए गए। रास्ते क्यों बनवाए गए? क्योंकि जब ट्रेड हुआ करता था लोगों का, तो वो मेडिटेरियन सी के बीच में से जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की था। रिस्की क्यों था? जब वो मेडिटेरियन सी से गुजरते थे तो वहाँ पे समुद्री जो डाकू हुआ करते थे वो उनको लूट लिया करते थे, उनसे पैसे वगैरह लेके लूट लिया करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा वो जोखिम भरा था रास्ता मेडिटेरियन सी का। फिर उसके बाद ईस्ट और इंडिया, हाँ, इंडिया और ईस्ट के बीच में रूट को खोजा गया, ठीक है, ताकि लोगों को मेडिटेरियन सी से ना जाना पड़े। तो फिर इंडिया और ईस्ट के बीच का रूट खोदा गया, और ये वही रूट था जहाँ पे वास्को द गामा आया था एक गुड होप के साथ, और वो पहुंच गया था केरला के कोस्टल टाउन में, जो कि कैलिकट में था, इन 1498। और एक था फर्दिनेंड मैगलीन था, ये नाम है फर्दिनेंड मैगलीन, एक पुर्तगीज नोबलमैन था, जो कि उसने पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया, और उसी ने सबसे पहले बताया था कि हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, 1520 टू 1522 के बीच में। अब यूरोप और ईस्ट के बीच का जो न्यू रूट था, उससे इटालियन सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आया। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली। इसकी वजह से इटालियन जो सिटी थी उसमें खुशहाली आ गई। सिंस इटली बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल ट्रेड रूट्स, उसके बाद जो इटली जो था वो ईस्ट और इंडिया का जो रूट बनाया गया था उसका सेंटर बन चुका था। मतलब जो लोग ट्रेड के लिए आते थे वो पहले इटली में रुकते थे, उसके बाद जाते थे, वो सेंटर बन गया था। और इस वजह से रेनेसा पूरे यूरोप में जल्दी जल्दी फैल गया। तो ये था थर्ड कॉज। और फोर्थ कॉज में आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या आता है? मेडिवल पीरियड। आपको पता है मेडिवल पीरियड वो होता है जब इंडिया में मुस्लिम लोग आए थे, मुगल्स लोग आए थे, वो होता है मेडिवल पीरियड। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड रिलीजन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मैन। यानी कि मेडिवल पीरियड में जो धर्म था उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक मैन की लाइफ में, ठीक है। तो एवरीथिंग वॉज सब्जेक्टेड टू रिलीजन। हर चीज़ जो थी वो रिलीजन से इंटरकनेक्टेड थी, मतलब उससे वो कनेक्ट थी रिलीजन से। नंबर ऑफ स्कॉलर्स बिलीव्ड इन मैनकाइंड्स एबिलिटी टू अचीव हैप्पीनेस एंड परफॉर्म विदाउट द नीड फॉर रिलीजन। यानी कि जो विद्वान लोग थे, स्कॉलर्स लोग थे, उनका ये मानना था कि अगर रिलीजन के बिना भी जो मैन है वो हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है। मतलब कि वो ये चाहते नहीं थे कि रिलीजन को भी माना जाए, ठीक है। अब जो ह्यूमनिज्म है फोर्थ कॉज, उसमें भी दो पार्ट और आते हैं। फर्स्ट इज रोल ऑफ प्री रेनेसा ओरिजिनल थिंकर सॉरी, यानी कि रेनेसा से पहले की लोगों की क्या क्या सोच थी उसके बारे में। स्कॉलर्स लाइक पीटर एबलर्ड एंड रोगर बैकन वर ग्रेट रिलेशनलिस्ट। ये नाम है पीटर एबलर्ड एंड रोगर बैकन, ये विद्वान थे और ये बहुत बड़े रेशनलिस्ट, मतलब दूर की सोचा करते थे, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। एल्बर्ट टॉट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस बिटवीन 1110 एंड 1140। एबलर्ड जो थे उन्होंने पेरिस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 1110 और 1140 के बीच में। उनका ये मानना था अ डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब होता है सिद्धांत, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। उनका ये मानना था डॉक्ट्राइन वाज नॉट टू बी बिलीव्ड, यानी कि सिद्धांत पर विश्वास नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा था, बट बिकॉज वी आर कन्विंस दैट इट इज सो, लेकिन हमने कन्विंस कर रखा है कि नहीं ऐसा होता है, ठीक है। ही वॉज फोर्स्ड बाय द चर्च, उनको चर्च के द्वारा फोर्स किया गया, मजबूर किया गया टू विड्रॉ हिज स्टेटमेंट, वो अपना बयान वापस ले लें, ठीक है। अब सेकेंड है इसका मैन विद एडवांस्ड आइडियाज, यानी कि मैन के एडवांस्ड आइडियाज। रोगर बैकन, ये भी नाम है, वॉज अ 13th सेंचुरी स्कॉलर, 13th सेंचुरी में स्कॉलर थे। बट लुक एट द मॉडर्निटी ऑफ हिज थॉट इन दीज वर्ड्स, मशीन्स फॉर नेविगेटिंग आर पॉसिबल विदाउट रोअर्स। रोअर्स वो होते हैं जो बोट को चलाते हैं, बोट को चलाने वाले
जो मैन होते हैं उनको रोवर्स बोलते हैं। तो इनका ये मानना था, इन्होंने ये सोचा कि एक ऐसी मशीन लगाई जाए शिप्स वगैरह में जिससे कि रोवर को वो चलाना ना पड़े, ठीक है, मतलब कि वो खींचना ना पड़े उनको। ऐसी मशीन लगवाई जाए शिप में और उसमें बहुत सारे लोग भी बैठ जाएं तो बस वो वन मैन के द्वारा ही गाइड की जा सके, ठीक है, जैसे कि कार भी बनवाई जा सकती है, ठीक है। सिमिलरली फ्लाइंग मशीन्स आर पॉसिबल, फ्लाइंग मशीन्स भी उड़ने वाली मशीन भी पॉसिबल हो सकती हैं। सो दैट अ मैन मे सिट इन द मिडिल टर्निंग सम डिवाइस, ताकि जो मैन है वो उस डिवाइस के बीच में बैठ जाए, बाय विच आर्टिफिशियल विंग्स मे बीट द एयर इन द मैनर ऑफ फ्लाइंग बर्ड। जैसे कि फ्लाइंग बर्ड अपने विंग से उड़ती है, उसी प्रकार एक ऐसी मशीन बनवाई जाए जो कि हवा में उड़ सके आर्टिफिशियल विंग्स की तरह, ठीक है। तो फिफ्थ हमारा इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, ये लास्ट कॉज है इसका, invention of the printing press. The invention of printing press in the middle of 15th century in Europe made it possible to produce books in large number. प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ 15th सेंचुरी के बीच में और यूरोप में इससे ये पॉसिबल हो सका था कि एक लार्ज नंबर में बुक्स प्रिंट होने लगी, जो कि पॉसिबल हो गई थी इस मशीन के द्वारा। होली बाइबल एक बुक का नाम है। होली बाइबल एंड मैनी अदर रिलीजियस एंड क्लासिकल बुक्स वर प्रिंटेड एंड मेड अवेलेबल ऑल ओवर यूरोप, यानी कि ये होली बाइबल की बुक और एंड मैनी अदर रिलीजियस एंड क्लासिकल बुक्स को भी छपवाया गया और पूरे यूरोप में इसको अवेलेबल भी किया जाने लगा। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड पीपल्स एटीट्यूड टू लाइफ एंड ब्रॉट अबाउट अ न्यू अवेकनिंग, मतलब होता है जागरूकता, अवेकनिंग इन यूरोप, यानी कि बुक्स का जब छपना स्टार्ट हुआ और जब वो यूरोप में फैल गई तो उसकी वजह से ह्यूमन की ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा प्रभाव आने लगा, ठीक है, एंड ब्रॉट अ न्यू अवेकनिंग इन यूरोप, और इसकी ये एक नई जागरूकता लेकर आए यूरोप में, ठीक है। तो ये रेनेसा के 5 कॉजेस थे टोटल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। इसमें एक नोट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। दीज वर द एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लॉन्ग जर्नीज अक्रॉस द ओशियंस इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, यानी कि 15th और 16th सेंचुरी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जो कि बताते थे लॉन्ग जर्नी को, ओशियंस को अक्रॉस करने में, वो टाइम वगैरह बताया करते थे उस टाइम पे जब ओशन वगैरह को अक्रॉस किया करते थे लोग। तो ये इंस्ट्रूमेंट से हमारे 5 कॉजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। तब तक के लिए बाय गाइस।